मैं सभी विद्यार्थियों का, साथियों का और सभी दोस्तों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जो है हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में हमारी क्लासेस चल रही हैं और उस के संदर्भ में जो है उन क्लासों के संदर्भ के अंतर्गत जो है हम प्रमुख रूप से जापान के संविधान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। आपने सबसे पहले जो है जापान के संविधान की विशेषताएँ देखी और हमने वहाँ जापान में सम्राट की भूमिका को देखा है पिछली कक्षाओं के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो प्रमुख रूप से जो है जापान की जो व्यवस्थापिका है, डायट के संदर्भ में रहेगी। जैसा आप जानते हैं, शासन या जो सरकार होती है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है। एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है? तो वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, देखिए व्यवस्थापिका को अलग-अलग देशों में विभिन्न अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन व्यवस्थापिका का जो प्रमुख जो काम होता है, वो देश के लिए कानूनों का क्या करना होता है? निर्माण करना होता है। तो कानून बनाने वाली जो देश में जो सर्वोच्च जो संस्था होती है, वो व्यवस्थापिका होती है। कौन होती है? व्यवस्थापिका होती है। लेकिन ये कहें कि व्यवस्थापिका को अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन व्यवस्थापिका का जो प्रमुख जो वर्क होता है, काम होता है, वो देश के लिए कानूनों का क्या करना होता है? निर्माण करना होता है। तो जापान में भी जो है डायट कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है और जापान की संसद को किसके नाम से जाना जाता है? डायट के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में हमारे यहाँ हम पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में भी संसद बोलते हैं। अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और चाइना में, चीन में जनवादी कांग्रेस के नाम से जो है वहाँ के व्यवस्थापिका को जो है जाना जाता है, ठीक है? इसके अलावा जैसे स्विट्जरलैंड के संदर्भ में बात करें तो स्विट्जरलैंड में जैसे संघीय सभा होगी, तो अलग-अलग देशों में इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका जो प्रमुख काम होता है, वो कानूनों का क्या करना होता है? निर्माण करना होता है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डाइट के संदर्भ में, डाइट के गठन के संदर्भ में और मैं बता दूं कि जो व्यवस्थापिका है एक सदनीय भी होती है और द्विसदनात्मक भी होती है। जापान की जो डाइट है वो द्विसदनात्मक है। इसका जो प्रथम सदन है वो प्रतिनिधि सभा है और दूसरा जो सदन होता है वो सभासद सदन होता है, ठीक है? जैसा हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे भारत में हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो भी द्विसदनात्मक है और संसद का प्रथम जो सदन है भारत में वो लोकसभा है और द्वितीय जो उच्च सदन के नाम से जिसको जाना जाता है वो राज्यसभा के रूप में है, ठीक है? जबकि जापान में जो है प्रतिनिधि सदन और एक जो है सभासद सदन, ये द्विसदनात्मक है। डियर स्टूडेंट्स, जापान की विधायिका को डाइट या कोकाई भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है? कोकाई भी कहा जाता है और डाइट जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है मध्यकालीन यूरोप में सभा के लिए ये जो वर्ड था ये क्या होता था? प्रयुक्त होता था, उसको प्रयोग में लाया जाता था। और जापान एशिया का ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय संसद की सर्वप्रथम क्या होती है? स्थापना होती है। ये एशिया का प्रथम देश माना जाता है जिसमें राष्ट्रीय संसद की क्या होती है? स्थापना हुई, ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, नए संविधान में डाइट के संदर्भ में अपन बात करें तो नया जो संविधान है जो कि 1947 में जो है यहाँ पे लागू होता है। 3 मई 1947 को जापान का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंतर्गत और जो है उस जिसको 100वां संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है और जो है द्वितीय युद्धोपरांत संविधान भी कहते हैं और जापान के संविधान को शांति का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है, ठीक है? तो एक जापान का एकमात्र हमने विशेषताओं में बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी अलग विशेषताएं हमें जापान के संविधान के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिसमें जापान के संविधान के द्वारा युद्धों का क्या किया गया है? परित्याग किया गया है, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसने परमाणु विभीषिका को देखा है और जो है जैसा आप विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए युग का जो सूत्रपात होता है वो 1945 के बाद होता है और उसके बाद का ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है, प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो घटनाएं हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन-कौन से महत्वपूर्ण
आमूलचूल परिवर्तन हुए, उनकी जो हम बात करते हैं 1945 की बात करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये है कि जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और इसके साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, घुटने टेक दिए थे, और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। आप जानते हैं कि 1939 से लेकर के और 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो मैकआर्थर के निर्देशन में जो है जापान के संविधान का क्या होता है? निर्माण होता है, और जिसे सोवा संविधान भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम पिछली क्लास के अंतर्गत देख चुके हैं। इसके अलावा हमने सम्राट की भूमिका के संदर्भ में भी बात की थी कि औपचारिक केवल अलंकारिक पद है वहां पे, जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में भी जो है राजा है या राजमुकुट, राजा और राजमुकुट यानी सम्राट, जबकि हमारे यहाँ कार्यपालिका का औपचारिक और नाममात्र का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? संवैधानिक के रूप में राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो विशेष रूप में आपको कंपैरेटिव रूप में अध्ययन करना है, विभिन्न देशों की शासन जो प्रणाली है, वहां के अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, उनको आप तुलनात्मक रूप से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे जो है ये समझ में आएगा, ठीक है। इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में मेरे द्वारा जो आपको रोज पॉलिटिकल साइंस के अभी अपन जो है हम धीरे धीरे आपके लिए जो है और भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा, जिसमें राजस्थान का जीके भी रहेगा, इसके अलावा हिस्ट्री से संबंधित भी रहेंगे। तो कहने का मतलब कि आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे मैं मेरा जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का जो है लगातार जो है प्रयास रहेगा विद्यार्थियों। और जो है आप मुझे और अधिक मोटिवेट करने के लिए जो है समय समय पर हमारी क्लासों को, आर्य क्लास यूट्यूब चैनल को जो है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें। तो जो है इस बात के डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि जापान की जो व्यवस्थापिका है, इसको डाइट के नाम से जाना जाता है। डाइट क्या है? द्विसदनात्मक है। तो नए संविधान में अध्याय 4 में 41 से लेकर के जो है ध्यान रखना कि नए संविधान के अंतर्गत जो है संविधान के अध्याय 4 में, ठीक है, संविधान के जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अध्याय 4 में 41 से लेकर अध्याय 4 में 41 से लेकर आर्टिकल जो है या अनुच्छेद जो है 41 से लेकर के और 64 तक के अनुच्छेद में, ठीक है, 64 तक के अनुच्छेद में जो है डाइट से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। डाइट से संबंधित क्या है? प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डाइट से संबंधित क्या है? प्रावधानों का क्या किया है? उल्लेख किया गया है, ठीक है। डाइट से संबंधित क्या है? प्रावधान है, नया संविधान, नया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको सोवा संविधान के नाम से भी जो है जाना जाता है, शांति के संविधान के नाम से भी जो है जापान की कॉन्स्टिट्यूशन को जो है जाना जाता है। और जो है अनुच्छेद 41 के अनुसार जो है डाइट राज्य का सर्वोच्च अंग होगी, और तथा यही राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली क्या होगी? संस्था होगी, ठीक है। राज्य के लिए जो है एकमात्र जो है कानून बनाने वाली क्या होगी? संस्था होगी। एकमात्र कानून बनाने वाली क्या होगी? संस्था होगी, ठीक है। यानी एकात्मक शासन हमें देखने को मिलता है। एकमात्र जो विधि बनाने वाली, कानून बनाने वाली क्या होगी? संस्था होगी, ठीक है। कानून बनाने वाली क्या होगी? संस्था होगी। ऐसा इस बात का जो है अनुच्छेद जो है 41 के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है। और यह डाइट द्विसदनात्मक होगी। डाइट के सदनों की अपन बात करें, सदनों के संदर्भ में बात करें तो द्विसदनात्मक होगी, ठीक है, यानी द्विसदनात्मक रखा गया है। और जो है पहला जो सदन है प्रतिनिधि सदन, ध्यान रखना, पहला जो सदन है प्रतिनिधि सदन होगा। कौन सा सदन होगा? प्रतिनिधि सदन होगा, ठीक है। पहला सदन कौन सा होता है? प्रतिनिधि सदन। और दूसरा जो सदन है वो सभासद। कौन सा सदन? सभासद सदन, ओके। सभासद सदन दो सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है। और सम्राट जो है नाममात्र का है, औपचारिक कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं, केवल अलंकारिक यहाँ पे जो है पद है। और जापान को जो है सूर्योदय का भी जो है देश के नाम से जाना जाता है।
तो द्विसदनात्मक है, जिस प्रकार से हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, हमारी संसद भी क्या है, द्विसदनात्मक है। लेकिन हमारी संसद के दो सदन है, पहला सदन लोकसभा है और दूसरा सदन कौन सा है, राज्यसभा है। जबकि यहाँ जापान में जो है पहला जो सदन है, प्रथम सदन, वो प्रतिनिधि सदन है और दूसरा जो सदन है उसको सभासद सदन के नाम से जो है जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो है कोई भी व्यक्ति एक साथ, ध्यान रखना कि कोई भी जो पर्सन है, व्यक्ति है, वो एक साथ दोनों सदनों का जो है मेंबर नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। और दोनों सदनों का संगठन, कार्य और शक्तियां जो है उसके संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे प्रतिनिधि सदन की, इस सदन की बात करते हैं, प्रतिनिधि सदन की संदर्भ में अपन देखते हैं। तो जो प्रतिनिधि सदन है कि यह शुगिर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, ध्यान रखना, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, जनता के द्वारा चुने हुए, ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या है, सदन है। जिस प्रकार से हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, तो लोकसभा जो है प्रतिनिधियों का क्या है, सदन है। जिस प्रकार से लोकसभा जनता का सदन है, जनता का, देश में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा जो सदन है वो कौन सा है, वो लोकसभा है। तो यहाँ पे जापान में भी जो है जो प्रतिनिधि सदन है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या है, सदन है, ठीक है। इसके अलावा जनता की सच्चे अर्थों में आवाज और भावना को व्यक्त करता है, ठीक है। जनता की भावना और आवाज को जो व्यक्त करने वाला जो यहाँ पे जो सदन है वो कौन सा है, वो प्रतिनिधि सदन है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जनता की भावनाओं और जनता की आवाज को जो व्यक्त करने वाला जो भारत में जो सदन है वो कौन सा है, लोकसभा है। ऐसे ही जापान में कौन सा सदन है, प्रतिनिधि सदन है, ठीक है। इसके अलावा जो है वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य संख्या 465 है, ध्यान रखना। सभासद सदन की सदस्य संख्या जो है कितनी है, 465 है, ध्यान रखना, 465, ठीक है। जबकि 545 है हमारे यहाँ लोकसभा में, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, लेकिन 552 और राज्यसभा की जो है 250, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुमत के लिए 233 सदस्यों की आवश्यकता होती है और कार्यकाल 4 वर्ष होता है। प्रतिनिधि सदन का जो कार्यकाल है, इसका जो कार्यकाल ध्यान रखना कितना होता है, 4 वर्ष होता है। कितना होता है, 4 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष होता है, 4 वर्ष। जबकि भारत में हमारे यहाँ लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ये आपको कंपैरेटिव रूप में देखना है कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, जापान की व्यवस्था किस प्रकार की है। जापान की जो व्यवस्थापिका डायट है, हमारे यहाँ संसद है, हमारे यहाँ संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का कैसे होता है, ये पिछली क्लास के अंतर्गत भी आपने बात किया। और नेक्स्ट जब हमारी क्लास इसकी संदर्भ में रहेगी तब हम वहां विस्तार से लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में अपन बात करेंगे। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं जापान की व्यवस्थापिका डायट के संदर्भ में। तो आपको तुलनात्मक रूप से जो है प्रिय विद्यार्थियों, आपको अध्ययन करना है। तो इसका जो कार्यकाल है प्रतिनिधि सदन का 4 वर्ष होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो है इनमें से 176 सदस्य 11 बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पार्टी सूची प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं तथा 289 सदस्य एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से जो है क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है सभासद सदन, दूसरा सदन हाउस ऑफ काउंसिलर्स से की 245 सदस्यों का यह स्थायी जो है क्या है, सदन है, ठीक है। इसके सदस्य संख्या कितनी होती है, 245, ओके। इसमें जो है जिसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की बात है, इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। जैसे भारत में हमारे यहाँ राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और जो है आधे सदस्यों का निर्वाचन तीसरे वर्ष में होता है, ये ध्यान रखना। और इस तरह प्रत्येक बार 121 सदस्यों का चुनाव होता है। दोनों सदनों में समानांतर मतदान व्यवस्था से चुनाव होते हैं। दोनों सदनों में मुख्य अंतर सदस्यों की क्या है, संख्या का है। सदस्य के लिए योग्यताओं की अब अपन बात करें
तो जो है प्रतिनिधि सदन की सदस्यता के लिए व्यक्ति की न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की बात ही, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम जो कम से कम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो प्रतिनिधि सदन के लिए भी जापान में जो है न्यूनतम जो आयु है सदस्य के लिए कितनी रखी गई है, 25 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और सभासद सदन के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष रखी गई है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य के लिए और विधान परिषद के सदस्य के लिए सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी 30 वर्ष रखी गई है। तो सभासद सदन के लिए भी जो है कितने वर्ष की न्यूनतम आयु रखी गई है, 30 वर्ष। इसके अलावा उसे जापान का जन्मजात नागरिक होना चाहिए और चुनाव क्षेत्र में 3 साल से निवास कर रहा हो। उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, किसी अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए और सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तथा डाइट द्वारा उसे सदस्यता से वंचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सामान्य सी जो है जैसे हमारे यहाँ पे योग्यता है लोकसभा राज्यसभा के लिए, सेम उसी भांति जो है इन सदनों के सदस्य बनने के लिए जो है क्या रखी गई है, योग्यता रखी गई है, ठीक है। इसके बाद में जो है चुनाव की बात करें तो जापान का नागरिक जो 18 वर्ष की आयु, क्योंकि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर बिना कोई भेदभाव के वयस्क मताधिकार जो है वहां पे क्या किया गया, प्रदान किया गया है वहां के नागरिकों को। कौन सा, वयस्क मताधिकार। तो जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं मतदान में भाग ले सकता है। पहले मतदान के लिए आयु 20 वर्ष की आयु थी, पर 2016 में इसे घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। जैसे भारत में पहले मतदान की जो आयु थी न्यूनतम वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो जापान में भी जो है 20 वर्ष थे, लेकिन 2016 में 20 वर्ष से घटाकर जो न्यूनतम आयु है वो कितनी कर दी जाती है, 18 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब अपन बात करते हैं कार्यकाल के। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे सामान्यतः जो आप जानते हैं प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और प्रधानमंत्री को यदि सदन का विश्वास प्राप्त नहीं हो तो सदन के द्वारा उसे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा या तो त्यागपत्र दे देता है या 10 दिन के भीतर सदन को भंग कर देता है और 40 दिन के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। सभासद सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ये अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में जो है अपन बात करते हैं अधिवेशन की। तो जो अधिवेशन है वो संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार प्रतिवर्ष डाइट का सत्र होना आवश्यक है। डाइट के सत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण, असाधारण और विशेष, ठीक है। साधारण बैठक के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर राजआज्ञा घोषित कर दी जाती है और दिसंबर माह के पहले 10 दिनों में यह बैठक बुलाई जानी चाहिए। असाधारण, जो साधारण बैठकों के बीच असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है, इसके लिए किसी भी सदन के सदस्यों के 1/4 सदस्यों का असाधारण बैठक की मांग की जा सकती है। विशेष जो अधिवेशन है इस संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार सदन के विघटन के बाद उच्च सदन की बैठकें बंद हो जाती हैं और चुनाव 40 दिन के भीतर हो जाने चाहिए तथा डाइट का विशेष सत्र चुनाव के 30 दिन यानी निम्न सदन के भंग होने के 70 दिन में बुलाया जाना चाहिए और विशेष सत्र या समारोह सत्र के पहले यह बैठक आहूत की जानी चाहिए। इस सत्र में डाइट द्वारा प्रधानमंत्री का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सत्र के प्रारंभ में सभासद सदन में सम्राट के द्वारा विशेष भाषण क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और आपातकाल में भी इसका सत्र बुलाया जा सकता है। गणपूर्ति की बात करें तो दोनों सदनों में कुल सदस्यों की 1/3 उपस्थिति गणपूर्ति के लिए क्या है, आवश्यक है, जबकि हमारे यहाँ 1/, कितने रखी गई है, 10 रखी गई है। इसके पदाधिकारियों की बात करें, डाइट के जो पदाधिकारी हैं कि दोनों सदनों को अपना अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी जो है इसमें होते हैं, चुनते हैं। सदन की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य अपने में से एक जो है अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था जो है बनाए रखता है और अगर कोई सदस्य अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उसके द्वारा की जा सकती है। तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा यह दायित्व निभाया जाता है, ठीक है। ये सामान्य से कार्य हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं डाइट की शर्तें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
जापान की व्यवस्थापिका के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। व्यवस्थापिका सरकार का पहला महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा कानूनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन व्यवस्थापिका का जो प्रमुख जो काम होता है वो देश के लिए कानून बनाने का कार्य होता है। यानी कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था होती है वो कौन होती है, व्यवस्थापिका होती है। ठीक है, तो जापान की जो व्यवस्थापिका है उसको डायट के नाम से जाना जाता है। और जो नया संविधान था उसके अध्याय 4 में 41 से लेकर के और 64 तक इसके प्रावधान है डायट से संबंधित। एकमात्र कानून बनाने वाली जो संस्था है वो कौन है, वो डायट है, क्योंकि जापान में एकात्मक शासन है। इसके अलावा डायट के दो सदन है। डायट द्विसदनात्मक है। प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन है जो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों का सदन है और जिसकी सदस्य संख्या कितनी है, 465। और सभासद द्वितीय सदन ये स्थायी सदन है जिसकी सदस्य संख्या कितनी है, 245। प्रतिनिधि सदन का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है, जबकि सभासद सदन का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसके सदस्य बनने के लिए हमने योग्यताएं देखी है कि जापान का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभकारी पद पर कार्य नहीं हो, पागल या दिवालिया उसको जो है घोषित नहीं किया गया हो। इसके अलावा प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष रखी है और सभासद सदन का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो 30 इयर्स रखी गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइट की शक्तियों के संदर्भ में। ये तो हो गया इसका गठन। ठीक है, अब अपन जो बात करेंगे वो इसकी शक्तियां, डाइट के पास में कौन कौन सी जो है पावर है, विशेष रूप से शक्तियों के संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। तो शक्तियों के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं डाइट की शक्तियां। डाइट की शक्तियां, डाइट की शक्तियां। ठीक है, पहले देखें कि संविधान ने डाइट को सर्वोच्च विधायी दायित्व प्रदान किया है। सर्वोच्च विधायी, विधायी का मतलब होता है सुप्रीम, सर्वोच्च जो विधायी है, विधायी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कानून। ठीक है, विधायी का मतलब क्या कहें, कानून कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। तो कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च जो संस्था है, विधायी जो संस्था है वो कौन है, वो डाइट है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके लिए पर्याप्त शक्तियां भी इसको प्रदान की गई है। नए संविधान के डाइट वास्तविक रूप से शक्ति संपन्न है और मेजी संविधान में ऐसा नहीं था। डाइट के कार्य और जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं पहले नंबर पे विधायी शक्तियों। ठीक है, विधायी का मतलब क्या होता है, कानूनी। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। ठीक है, तो विधायी शक्तियों के संदर्भ में कि संविधान का अनुच्छेद 41 राष्ट्रीय संसद यानी डाइट को राजकीय शक्ति का सर्वोच्च अंग तथा राज्य का एकमात्र व्यवस्थापक अंग के रूप में क्या करता है, इसको स्थापित करता है। व्यवस्थापक का मतलब ये हो गया कि कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च जो संस्था है, एकमात्र जो संस्था है वो कौन है, वो डाइट है। यहाँ की व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका को डाइट के नाम से जाना जाता है। तो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होगी, एक अंग हो गया। और साधारण विधेयक डाइट के दोनों सदनों में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक जिस प्रकार से भारत में लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ऐसे ही डाइट के जो दो जो सदन है, कौन कौन से सॉरी विद्यार्थियों, एक तो कौन सा हो गया, प्रतिनिधि सदन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, सभासद सदन हो गया। तो साधारण जो विधेयक वो यहाँ के डाइट के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, और जो है यदि एक विधेयक प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है उसे सभासद सदन में भेजा जाता है और जहां पर विचार विमर्श होता है। यदि सभासद सदन उसे अस्वीकार कर दे, उसमें संशोधन कर दे, तो विधेयक प्रतिनिधि सदन के पास में जो है क्या करता है, वापस आता है वो। और यदि प्रतिनिधि सदन दोबारा उस विधेयक को सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो विधेयक क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। इस प्रकार से सभासद सदन को केवल विलंबकारी जो है शक्ति क्या हुई, प्राप्त हुई। और सभासद सदन यदि किसी विधेयक पर 60 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करे तब भी विधेयक पारित माना जाएगा। दोनों सदनों में यदि असहमति की स्थिति बनती है तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित की जाती है जो विधेयक के संबंध में मतभेद को दूर करने का प्रयास करती है। अगर मतभेद दूर नहीं हो तो प्रतिनिधि सदन उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो विधेयक क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। ठीक है, जैसा डियर स्टूडेंट्स आप विधेयक के संदर्भ में जानते हैं, विधेयक क्या होता है,
देखिए, विधेयक जो होता है वो कानून का प्रस्तावित प्रारूप होता है, ठीक है। कानून का जो ड्राफ्ट होता है, कि कानून का जो प्रस्तावित जो प्रारूप होता है वो क्या कहलाता है, उसको विधेयक कहलाता है। और विधेयक जो होता है साधारणतः जो है इस विधेयक के प्रकार साधारण विधेयक और जो है वित्त विधेयक, इसके अलावा धन विधेयक, ठीक है। ये विधेयक के क्या होता है, प्रकार होता है। और जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है और फिर कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसके हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक किसका रूप ले लेता है, कानून का रूप ले लेता है, ठीक है, कानून बन जाता है। तो संयुक्त समिति भी जो है गठित की जाती है यहाँ, जबकि हमारे यहाँ भारत में किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में अगर कोई गतिरोध होता है तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त जो है बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता, बैठक तो बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय, लेकिन उसमें जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन जापान में क्या है कि एक जो है समिति का गठन किया जाता है और अगर प्रतिनिधि सदन उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो विधेयक पारित माना जाता है। कोई विधेयक यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा रद्द कर दिया जाए तो सभासद सदन उस पर दोबारा विचार नहीं कर सकती तथा दोबारा प्रारंभ भी उसको नहीं कर सकती है, ठीक। साधारण विधेयक के संबंध में सिद्धांत दोनों सदनों के अधिकार समान है, पर व्यवहार में प्रतिनिधि सदन जो है अधिक क्या है, शक्ति संपन्न है। प्रतिनिधि सदन जो जनता का सदन है और जो है सभासद सदन किसी विधेयक को 60 दिन तक रोक सकती है, केवल ये कह सकते हैं कि इसको विलंबकारी शक्ति है। इसके अलावा सभासद सदन की भूमिका व महत्व फिर भी बना रहता है, क्योंकि विलंब के दिनों में विधेयक के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है जो जनता तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया में प्रतिनिधि सदन में एक तरफा निर्णय पर रोक लगती है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, प्रजातंत्र में जनता की उपेक्षा नहीं हो सकती। तो यही सभासद सदन किसी भी देश को द्वितीय सदन, उच्च सदन की क्या होती है, उपयोगिता होती है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी विधायी शक्तियां। डायरेक्ट की कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। अब अपन बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कौन सी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, ठीक है। संसदीय जो सरकार है यहाँ जापान में, और उसकी आवश्यकता के अनुसार जापान में भी कार्यपालिका को व्यवस्थापिका यानी डाइट के प्रति क्या बनाया गया है, उत्तरदायी बनाया गया है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सामूहिक जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ऐसे यहाँ पे भी जो है कार्यपालिका डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। और डाइट और कार्यपालिका की जो अंतःक्रिया है, जैसे कि प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों में से एक प्रस्ताव के द्वारा चुना जाता है, प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों में से जो है चुना जाता है, और या विश्वास मत को खारिज कर दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक है। यदि प्रतिनिधि सदन 10 दिन के भीतर विघटित कर दी जाए तो मंत्रिमंडल सुरक्षित रह सकता है। कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल डाइट के विश्वास पर्यंत पद पर बना रहता है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मंत्रिमंडल को पद मुक्त करने की शक्ति केवल किसके पास है, प्रतिनिधि सदन के पास में है। किसके पास में होती है, प्रतिनिधि सदन के पास में होती है। इसके अलावा डाइट के सदस्य मंत्रियों के कार्यों पर कई तरह से नियंत्रण रखते हैं, जैसे प्रश्न पूछकर, पूरा प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ पे भी है, भारत में भी। और कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए इस तरह के जो है प्रस्ताव लाए जाते हैं। और सेम यही जो है कहाँ पे है, ये जापान में भी है, ठीक है, जापान के अंतर्गत भी है। और प्रश्न लिखित मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्न पूछने के माध्यम से कार्यपालिका की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा मंत्रियों के उत्तर के माध्यम से कई प्रकार की शंकाओं का क्या हो जाता है, समाधान भी हो जाता है, ठीक है। और मंत्रियों के अवांछित कृत्यों की जांच के लिए डाइट के द्वारा जांच समिति भी क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है, नियुक्त किया जा सकता है, एक समिति का गठन किया जा सकता है। डाइट की कार्यपालिका शक्तियों की दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र में भी प्रतिनिधि सदन को व्यवहारिक रूप से अधिक जो है क्या है, अधिकार प्राप्त है। तो प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में यदि प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन में मतभेद है तो सभासद 10 दिन के भीतर निर्णय नहीं ले पाती तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति से भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता, तो प्रतिनिधि सदन के निर्णय को क्या माना जाता है, अंतिम माना जाता है, और वही डाइट के निर्णय के रूप में क्या होगी, मान्य होगी। तो यानी कंपैरेटिव अगर हम सदनों के पावर्स के बात में बात करें
शक्ति की संदर्भ में बात करें तो निश्चित रूप में जो है हमें व्यापक जो शक्तियां दिखाई देती है वो किसके पास में, वो प्रतिनिधि सदन के पास में। ठीक है, जो यहाँ का प्रथम सदन है जनता का सदन है। तीसरी शक्ति की हम बात करें डायट की शक्ति, तो तीसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति के रूप में, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति। जो वित्तीय शक्ति है इसमें वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिनिधि सदन की शक्तियां संपूर्ण है और वित्त पर इसका एकमात्र जो है क्या है, एकाधिकार है। किसका, प्रतिनिधि सदन का। ठीक है, वित्त पर किसका नियंत्रण होता है, प्रतिनिधि सदन का होता है। और जो है संविधान के अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि बजट सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में पेश किया जाएगा, उसके बाद बजट सभासद सदन के सम्मुख जो है पेश किया जाएगा। इस सदन संबंध में प्रतिनिधि सदन को और अधिक स्पष्टता जो है प्रदान की गई है और इसी अनुच्छेद के अनुसार यदि प्रतिनिधि सदन बजट पारित कर दे और उसके 30 दिन के भीतर सभासद सदन कोई निर्णय नहीं ले तो संयुक्त समिति में से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सके तो प्रतिनिधि सदन से भिन्न निर्णय ले तो प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित बजट को दोनों सदनों से क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नया कर डाइट की अनुमति के बिना लागू नहीं हो सकता। नए वर्तमान करों में परिवर्तन डाइट की सहमति के बिना जो है किया जा सकता है। इसके लिए डाइट की जो है अनुमति आवश्यक होती है और शाही परिवार द्वारा कोई संपत्ति या उपहार डाइट के अधिकार किए बिना दिया या लिया नहीं जा सकता। ठीक है, किससे परामर्श लेना होता है, डाइट से। उसके बाद में नेक्स्ट शक्ति आती है इसकी न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल जो पावर है। फोर्थ नंबर पे न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, कौन सी शक्तियां होगी, न्यायिक। किससे संबंधित होगी ये, जुडिशियल पावर। डाइट को महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति प्राप्त है। दोनों सदन मिलकर के जो है महाभियोग न्यायालय की भूमिका निभाते हैं और संविधान के अनुच्छेद 64 में इस प्रकार का जो है क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है कि डाइट अपने सदस्यों में से एक महाभियोग न्यायालय की स्थापना करेगी जो अन्य जो उन न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच करेगा जिनको अलग करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई। यदि कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार करे, कर्तव्यों का पालन नहीं करे और उसके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए दोनों सदनों के 7-7 सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है और इस प्रकार सदस्यों की संख्या 14 होती है। ये अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। महाभियोग प्रारंभ करने से पहले एक अभियोग समिति बनाई जाती है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी सदस्य महाभियोग न्यायालय तथा अभियोग समिति का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में जो है कि डाइट न्यायपालिका के संगठन, न्यायाधीशों के वेतन और न्यायालयों की कार्य प्रणाली आदि का भी जो है संविधान की धाराओं के अनुकूल ये क्या करती है, उसको निर्धारित करती है, उसका क्या करती है, निर्धारण करती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं निर्वाचन शक्तियां। नेक्स्ट नंबर पे आती है निर्वाचन शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। ठीक है, चुनाव से संबंधित या निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो निर्वाचन के संदर्भ में देखें, पावर ऑफ जो इलेक्शन है इसके पास में, डायरेक्ट के पास में, तो एक तो जो है कि 17 में प्रत्येक सदन द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समितियों के अध्यक्षों तथा सेक्रेटरी जनरल आदि का निर्वाचन किया जाता है और प्रधानमंत्री का चयन भी दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से इस क्षेत्र से भी प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तियां प्राप्त है और उच्च सदन की जो भूमिका है वो विलंबकारी है। प्रतिनिधि सदन चुनाव संबंधी कानूनों में परिवर्तन कर सकता है। दोनों सदनों को सदस्य की योग्यता संबंधी विवाद का निर्णय करने का अधिकार है और किसी भी सदन को सदस्य को निष्कासित करने के लिए उपस्थित सदस्यों के लिए 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट इसकी जो पावर है डाइट की, वो संवैधानिक शक्तियां। नेक्स्ट संवैधानिक शक्तियां, कौन सी शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां। ठीक है, संवैधानिक का मतलब हो गया संशोधन से संबंधित। ठीक है, और जो है संविधान संशोधन में डाइट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस क्षेत्र में दोनों सदनों के अधिकार समान है। संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव डाइट के किसी भी सदन में जो है प्रारंभ किया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है। ठीक, संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है वो डाइट के किसी भी सदन में जो है उसको लाया जा सकता है। यह आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि
दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाना क्या होता है, आवश्यक होता है। कितने तिहाई बहुमत से? 2/3 बहुमत से। और जो है यदि दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और यह जापान के संविधान की एक क्या है, विशेषता है। ठीक है, एक विशेषता है जिसमें जनता न केवल सरकार बनाने के लिए मतदान सक्रिय भागीदारी करती है, बल्कि संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी जनता का क्या होता है, रोल होता है, योगदान होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इस व्यवस्था संशोधन प्रक्रिया की जटिल तो बनाती है, पर जनता की भागीदारी में लोकतंत्र सार्थक हो जाता है। नए संविधान के लागू होने के बाद अभी तक कोई संविधान में संशोधन नहीं हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कठोर संविधान है। हमने इसकी विशेषताओं के अंतर्गत भी बात की थी कि जापान का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, कठोर संविधान है, जिसमें आज तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा संधिया व डाइट, संधिया और डाइट के संदर्भ में अपन बात करें, जो ट्रीटीज एंड द डाइट की सामान्यतः संधिया मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है, और उनका डाइट के द्वारा अनुमोदन क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरे देशों के साथ में जो भी समझौते होते हैं, इसके अलावा संधियां होती है, तो डाइट का अनुमोदन क्या होता है, आवश्यक होता है, और उसके द्वारा संधि के संबंध में जांच भी करवाई जा सकती है। इस सारी प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है, वो मंत्रिमंडल को सोच समझ करके निर्णय लेने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये इसके डाइट में प्रमुख क्या थे, शक्तियां थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष के 17 नंबर प्रतिनिधि सदन के द्वारा जिन पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारी होते हैं। निम्न सदन के अध्यक्ष का जो है पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सदन की क्या करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, और गुप्त मतदान प्रणाली से उसका क्या होता है, चयन होता है। कार्यकाल सदन के समान होता है, और उसका वेतन जो है प्रधानमंत्री के समकक्ष ही होता है। प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष के जो मुख्य जो दायित्व है, एक तो डियर स्टूडेंट्स जैसे सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन के नियमों की व्याख्या करना, सदस्यों को बोलने और उनकी समय सीमा का क्या करना, निर्धारण करना। इसके अलावा जो है सदन में अनुशासन बनाए रखना, विधेयक को उपयुक्त समिति के पास भेजना, और अध्यक्ष सदन का प्रवक्ता है, वह सदन की सामूहिक जो इच्छा होती है उसको क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से जो है जापान की जो व्यवस्थापिका है, और जापान की जो व्यवस्थापिका है वो कौन सी है, डाइट है। हमने डाइट के गठन के संदर्भ में पढ़ा और डाइट की शक्तियों के संदर्भ में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।